अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया और कौमी परचम भी सर निगू रहा। हर एक का दिल गमगीन है और दुख के बादल छाए हुए हैं। यूनान के करीब बहरा रोम में तारकीने वतन की जो कश्ती डूबी, उसमें सैकड़ों पाकिस्तानी समुद्र की बेरहम मौजों की नजर हो गए, जिस पर हर आंख अश्कबार है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 7.5 लाख पाकिस्तानी बैरूने मुल्क चले गए, मुल्क छोड़कर, जबकि उससे गुज़श्ता बरस 5.5 लाख अफराद मुल्क छोड़ गए। सवाल ये है कि हर साल लाखों की तादाद में नौजवान मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं और हमारा ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? क्या मुल्क की मुआशी और सियासी हालात ही नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं? इस वक्त मुल्क की सियासत में मुकद्दमात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, मायूसी की दलदल है और तारीख मुस्तकबिल की लंबी रातें कौम को डरा रही हैं। मुआशी अदादोशुमार हो या फिर सियासी हेरफेर, कहीं से भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। हुकूमत को अपने मुखालिफिन को दबाने, अपने केसेस मुआफ कराने और एक के बाद एक ऐसी कानून साजी करने से फुर्सत नहीं मिलती कि जिससे उनकी सियासी मैदान में राहें हमवार हो जाएं, उनके मुकद्दमात नर्म बन जाएं और उनके लिए मुश्किलात आसान हो जाएं, जबकि ऑपोजिशन का नामो निशान ही नहीं है। असेंबली में कोई बहस नहीं है और किसी भी कानून की मंजूरी की राह में रुकावट नहीं है। यहां तक कि ऑपोजिशन लीडर खुद ये बात करते नजर आते हैं कि अगर मुआशी इमरजेंसी के तहत इलेक्शन आगे कर दिए जाएं तो कोई मसला ही नहीं है। मुल्क की एक बड़ी सियासी पार्टी हालात के जेरे इताब है। वक्त के बेरहम थपेड़ों की वजह से शिकस्त तो रेख्त का शिकार है। नई सियासी जमातें जन्म ले रही हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं और कई बेनकाब हो रहे हैं, मगर मुल्क की सियासत में इस्तेकाम आने का नामो निशान नहीं है। अवाम दयारे गैर में समुद्र में डूबकर जांबाहक हो रहे हैं। कहीं अपने ही मुल्क में फाकों से मर रहे हैं तो कहीं इलाज ना होने के बायस अस्पतालों में हड्डियां रगड़ रहे हैं, मगर हुक्मरानों के फकत दिलासे हैं, तसल्लियां हैं और बातें, नारे और दावे हैं। क्योंकि अवाम को रिलीफ के नाम पर सिवाय टैक्स लगाने, रोजमर्रा अशिया महंगी करने और अवाम का भुरकस निकालने के हुकूमत की पॉलिसीज और कुछ नहीं है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत सियासत में इस्तेहकाम लाने और अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? इस पर बात करेंगे। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ मेंबर कौमी असेंबली महमूद मौलवी साहब भी मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट अतहर काजमी भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी गुफ्तगू का। सर, पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करते जा रहे हैं कि हम बहुत सारे मामले आपसे डिस्कस करेंगे। आपने एक प्रोग्राम में कहा कि आपने आईपीपी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत कर ली, फिर एक प्रोग्राम में कहा कि नहीं, अभी आपने फैसला नहीं किया है। अभी मैं आपका स्टेटस पूछ लूं कि अभी आप आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं या अभी भी आपने नहीं की है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, मैंने किसी प्रोग्राम में कभी नहीं कहा कि मैंने आईपीपी में शमूलियत कर ली। बिल्कुल मेरी बातचीत हो रही है और मेरे बड़े अच्छे मरासिम में हमेशा मैं कह रहा हूँ आईपीपी वालों से, और मैं इसके ऊपर अभी भी गौर कर रहा हूँ कि कैसे जो है कि क्योंकि सिंध के डायनामिक्स और पंजाब के डायनामिक्स और केपीके के फर्क है, तो मुझे सिंध का पूरा सिस्टम देखना है, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा आप लोग के सामने आएगा। अच्छा, लेकिन सर, जब आप आईपीपी की लॉन्चिंग टीम में मौजूद थे, यानी उस सेरेमनी में मौजूद थे, तो आप ज़ाहिर कुछ सोच कर गए होंगे वहां पर? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था और मैं दूसरे दिन भी मौजूद था। मेन चीज ये है कि मैं सिंध को उस वक्त वो पंजाब के, देखिए ज्यादातर लोग पंजाब से आए हुए थे और पंजाब के अंदर काफी स्ट्रेंथ थे। जहां तक सिंध की बात थी तो मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई सिंध में कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लूंगा ना। देखें, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो तो मैं उसमें कूदूंगा नहीं, क्योंकि देखें सिंध में अलग डायनामिक्स है, पंजाब में डायनामिक्स अलग है इलेक्शन के। ठीक है, इसलिए मैं रुका हुआ, कुछ चीजों को मैं वाजे करना चाह रहा हूँ। एक दफा वाजे हो जाएगा तो फिर उसके बाद। अच्छा सर, आपने ज़ाहिर मेरे प्रोग्राम में ये बात आपने कही थी कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ऑफर्स हैं और एमक्यूएम भी आपको बुला रही है। आपकी बातचीत तो ज़ाहिर है कि मुतादिद पार्टीज के साथ चल रही होगी। अब सिंध की चूंकि डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ते आपके मजबूत हुए हैं? कोई सोच रहे हैं कि आप उनको ज्वाइन कर लें?
देखिए मेरे पास पीपल्स पार्टी से भी है और एमक्यूएम से भी है। इसमें एमक्यूएम से मेरी परसों और भी बात हुई थी, उनके कुछ सीनियर रहनुमाओं से, मगर इस वक्त तक मैंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अब मैं उसकी वजह ये है कि मैं आईपीपी को भी देख रहा हूँ, क्योंकि उनके क्या चीजें हैं। मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर मैं इन चीजों को क्लेरिफाई कर दूंगा। अच्छा, आपका कोई चांस तो नहीं है पीटीआई में वापस जाने का, क्योंकि होता है ना। इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं, मेरा पीटीआई में जाने का कोई चांस नहीं, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं। अच्छा, मैं अदर काज़मी साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन महमूद मौलवी साहब मुझे बता दें कि आपको क्या मुस्तकबिल का लग रहा है आईपीपी का, क्योंकि आप सेरेमनी में मौजूद थे, आपने देखा है आईपीपी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को लेकर आई है, बहुत सारे बड़े सियासतदान, बड़े नाम जो पीटीआई के थे। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम को देखते हुए, क्योंकि पीटीआई का जो वैक्यूम है वो किसी ना किसी को तो भरना है। अच्छा। और आईपीपी जो है इसमें काफी मजबूत लोग आए हुए हैं। देखिए जहांगीर तरीन साहब उनमें, और अलीम खान साहब ये, और आमिर कियानी, जो 3 पंजाब में इस वक्त है, ये जो है पीटीआई को बनाने में इनका काफी मेजर रोल रहा है। जहांगीर तरीन, अलीम खान और आमिर कियानी, जो आमिर कियानी तो 28 साल पीटीआई को दे चुके हैं, और दूसरी बात वो पंजाब नॉर्थ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और काफी मेरा ख्याल से खान साहब के साथ जितना एक्टिव पंजाब में आमिर कियानी रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग रहे हैं। नहीं, आपके जैसे कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हैं, आमिर कियानी साहब है, इमरान इस्माइल साहब है, वो भी कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है कि वो उन्होंने आया ज्वाइन कर ली है पार्टी? देखिए मुझे उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बारे में कमेंट कर रहा हूं, और जो है उनके आप उन्हीं से नहीं सर, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर रहे हैं, फवाद साहब के साथ आपने डेला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़ाहिर आपके रास्ते तो हैं, आपको यू नो व्हाट दे आर अप टू, बातचीत तो होती होगी। देखिए मेरे रास्ते फवाद साहब के साथ भी हैं, मेरे रास्ते इमरान इस्माइल साहब के साथ भी है, अली जैदी साहब के साथ भी, सबके साथ हैं। मगर हर आदमी, देखें इमरान इस्माइल और अली जैदी अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं, अब वही माइंड जो है वो देख रहे हैं कि जी अभी तक जहां तक मेरा एक अंदाजा है, इमरान इस्माइल और अली जैदी अभी तक उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। मुझे जो है हमारे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब भी बात कह के गए थे कि परवेज खटक साहब भी ज्वाइन करेंगे आईपीपी, तो ऐसा कोई मामला है? देखिए परवेज खटक साहब से बात उस वक्त हो रही थी, अब ये नहीं पता कि परवेज खटक, ये एक चीज था कि परवेज खटक साहब ने पीटीआई के सारे ओहदे छोड़ दिए थे, और मेरी जब बात हुई थी उस वक्त वो मेरा ख्याल से वर्किंग कर रहे थे, वो देख रहे थे कि, क्योंकि देखिए वो एक बड़े जो है पुराने और कदावर पॉलिटिशियन है केपीके में, उनके साथ काफी एमपीएस हैं, तो वो यही देख रहे थे कि वो एक मेरा ख्याल से पूरी टीम बना रहे हैं कि वो या तो अपना कुछ फ्लोट करें, जैसे मैंने कहा ना डायनेमिक्स फर्क है। तो अब ये देखना है कि वो आईपीपी ज्वाइन करेंगे या अपना कुछ बनाएंगे, ये मैं इस वक्त कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, अदर गुफ्तगू तो आपने सुन ली है महमूद मौलवी साहब की। आईपीपी आपको लग रहा है कि इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2, क्योंकि मेजॉरिटी में वही लोग गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा था सियासत से ब्रेक भी लेंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी महमूद मौलवी साहब की तरह कुछ और ऑफर्स पे गौर कर रहे होंगे, या कंफ्यूज्ड हैं, या वापसी की कोई राह हमवार हो सकती है उनकी? क्या मुस्तकबिल क्या है आईपीपी का? देखिए पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली हर किसी ने अपनी सियासत करनी है, चाहे कोई नई जमात बनाना चाहे या नई जमात को ज्वाइन करना चाहे, ये तो आइन और कानून में इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। होता यह है कि जब भी कोई एक नई सियासी मूवमेंट या जमात उभरती हुई सामने आती तो लोगों के अंदर थोड़ा सा जोश आपको नजर आता है। जिस तरह आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, जिस जमाने में तहरीक इंसाफ के अंदर लोग शामिल हो रहे थे और बहुत सारे मोजिज दोस्त जो अभी इस जमात के अंदर हैं वो भी उसमें शामिल हुए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो माहौल मुल्क के अंदर पैदा किया हुआ था कि बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, अवाम की बड़ी शिरकत थी, आईपीपी में वो चीज मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। आईपीपी जो है ये बुनियादी तौर पे ये कोई इक्तदार में आने के लिए ये जमात नहीं बनाई गई है मेरी नजर में। जोड़ तोड़ करने के लिए जमात बनाई गई से मुराद अतर मतलब जिसने भी बनाई है, देखे ना जो मोजिज क़यादत है उन्होंने बनाई होगी, किसी से मुशावरत की होगी, इसलिए कि अभी भी तो ये इस हुकूमत के मतलब हमें तो बज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब का नाम नजर आता है अतर, लेकिन बनाई गई पे बहुत सारे सवाल होते हैं। बनाई तो जाती हैं मुल्क में जमातें।
जी बिल्कुल, वो उसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने मौजूदा हुकूमत की मशावरत से हो सकता है बनाई हो ना, इसलिए अच्छा। कि जहांगीर तरीन साहब और इस जमात के जो सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है, जिनके पास सबसे ज्यादा होते हैं, वो तो वफाकी काबीना में बैठे हुए ओन चौधरी साहब। तो ये हम कैसे मान लें कि जनाब उनका मशवरा नहीं होगा हुकूमत से, तो हुकूमत से मशवरा करके बनाई यही हो सकता है। और ये पंजाब सेंट्रिक जमात है। इस जमात का मकसद जो वो वोट बैंक है जो खान साहब का या जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ का वोट बैंक था, तहरीके इंसाफ का वोट बैंक है, उसको किस तरीके से अपनी तरफ मायल किया जाए। जो दीगर जमातें हैं क्या वो वोट बैंक ले सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान आपको पंजाब सेंट्रिक नजर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स डिफरेंट है और जिस तरह महमूद मौलवी साहब अभी फरमा रहे थे, मैं 100% उनसे एग्री करता हूं, सिंध के डायनामिक्स डिफरेंट है। इस वजह से वहां पे आपको जमात इतनी मुतारिक नजर नहीं आएगी। ये जो पंजाब में दोनों जमातों को इस चीज का इदराक है, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी, कि हम पंजाब नहीं जीत सकते अगर बल्ला बैलेट पेपर पे होगा। उसका वोट किस तरीके से तकसीम करना है, ये उस सिलसिले में मुझे लगता है कि एक कोशिश है ये जमात। ठीक है, लेकिन चूंकि जब हम जिक्र करते हैं नई जमात के वजूद का और फिर हम जिक्र करते हैं कि वो वजूद में आ रही है इलेक्शन से पहले, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि जाहिर है कहीं पर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है और वो हम देख भी रहे हैं। नदीम अफजल साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड आउट करती है व्हेन इट कम्स टू पंजाब, क्योंकि जरदारी साहब एक बड़ा ही तवील दौरा करके पंजाब का गए हैं और मुलाकातें भी हुई हैं और फिर इलेक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन चले मैं उसको सवाल को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए, कोई कानून रह तो नहीं गया जिसमें कोई आईनी तरमीम कर रही हो, कोई चीज रह तो नहीं गई है? इलेक्शन कब करा रहे हैं आप लोगों ने? तो इलेक्शन मुहिम का आगाज कर लिया, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम उनकी जमात है वो इलेक्शन के मूड में नजर नहीं आ रहे। देखें जी, अपना जो आपने कहा ना इलेक्शन कैंपेन का, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर मौकफ है कि आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए और रिजल्ट जो भी हो। रिजल्ट एक बात की बात है, पहले कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, तो हमारी ख्वाहिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और यकीनन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट अपने हलकों में तकरीबन 80% फाइनल कर लिए हैं और 20% हैं कुछ हल्के जो हमारे कमजोर हल्के थे, वहां पे अब हमारी कोशिश है कि अच्छे कैंडिडेट्स हमारे पास आ जाएं। तो बाकी 80% हमारे हल्कों में कैंडिडेट हमने फाइनल कर लिए। अच्छा, तो पंजाब में आप लोगों ने क्या किया है? पंजाब में ही मैं आपको पंजाब में आप आईपीपी के साथ जा रहे हैं? नहीं जी, ये तो कहना कबल वक्त होगा ना, कुछ भी हो सकता है। किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, या हम अपना इलेक्शन अपनी पार्टियां इलेक्शन लड़े। ये कहना कबल वक्त बात है और किसी चीज को आप रद्द भी नहीं कर सकते कि फलां पार्टी से नहीं हो सकता। हमने दरवाजे पीपल्स पार्टी ने हर एक के लिए खुले रखे हुए हैं और पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जिसने कोलिशन हुकूमत चला के दिखाई है, सारे नुक्ता नजर पार्टियों को साथ मिला के कामयाबी के साथ 5 साल। यहाँ तो लोग 2 साल नहीं चला सकते इत्तेहाद कोई, हमने 5 साल चलाया। तो ये लेकिन जन साहब, जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, जो कि जाहिर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में, और इस पे अगर हम राजा रियाज साहब का बयान मद्देनजर रखें जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, या कुछ जैसे कि डार साहब ने भी कहा एक दफा के बजट के बाद कि हमने रख तो दिया है लेकिन हमें टेंटेटिव है कि अक्टूबर में होते नहीं होते, तो आप किस तरह मेक श्योर करेंगे एज अ जमात के जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत को पूरा करे और आईनी तरीक़ेकार से जाए और फिर इलेक्शन जो है अपने वक्त पर हो? देखिए जी, हम इस वक्त हमारे पार्टी के अंदर डिस्कशन भी हुई है जिसमें कोई सी एक फर्द ने भी राय नहीं दी कि इलेक्शन का अल्तवा होना चाहिए। और हमारी पार्टी का मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब ने अपने जलसे में कहा है कि हम अक्टूबर, पब्लिक स्पीच में कहा है, जरदारी साहब ने लाहौर गए उन्होंने कहा है। तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है, या कोई ऐसा अभाम हमारे अंदर तो नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे या टाइम से आगे जा सकते हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई अभाम नहीं है। जिसके अंदर अभाम है आप उसी से ये जवाब ले सकते हैं। हम इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं है। अच्छा, कोई इख्तलाफ भी नहीं है आप लोगों का नून लीग के साथ, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी वाला मामला हो या चेयरमैन नादरा वाला मामला हो, कोई इख्तलाफ भी नहीं है नून लीग के साथ? नहीं, इख्तलाफात तो बहुत सारी चीजों पे हैं जी। इख्तलाफात तो हैं। तो वो इख्तलाफात तूल तो नहीं पकड़ जाएंगे इलेक्शन से पहले? लेकिन ये इख्तलाफात बड़े सीधे से हैं कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है
वफाक में भी जो पार्टी की मिनिस्ट्रीज हैं उनमें बहुत रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और सैलाब ज़दगान के हवाले से बजट के जो प्रोजेक्ट थे जिसमें जो डिमांड थी पीपल्स पार्टी की उस हवाले से, और मुलाजमीन की तनख्वाहों और एग्रीकल्चर, लेकिन उन्होंने आपको 25 अरब रुपए बिलावल साहब के कहने पे मतलब हो तो गए, मिल तो गए, कर तो रहे हैं। बात तो सुन लेना, मेरी बात तो मुकम्मल कर। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारी जो डिमांड्स थी, जो पार्टी की ने दी थी डिमांड्स, उसके ऊपर तो ये चीजें तो थी हमारे अंदर, अभी भी हैं, कुछ जरूर हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी ये जो चंद साहब आपने इख्तलाफात गिनवाए हैं, या जो मैंने आपको 2 इख्तलाफात बताए हैं, इसके अलावा कोई मेजरली इख्तलाफ है आप लोगों का चल रहा है इलेक्शन से मुताल्लिक कंडक्ट करने या ना करने में? जैसे कि आपने फरमाया कि वो रूम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, कुछ इख्तलाफात होते हैं जो पब्लिक को बताने वाले होते हैं, मीडिया को, कुछ होते हैं नहीं बताने वाले होते हैं। चंद साहब, जो आप छुपा रहे हैं ना वो भी मीडिया पे आ जाते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो मेरे ख्याल में जितना मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैं इतना ही दे सकता था, और इससे ज्यादा मैं नहीं आपको दे सकता। ठीक है चंद साहब, मुझे भी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये पूछेंगे कि आप लोगों की पार्टी आईपीपी, चूंकि हमारे प्रोग्राम पे फयाजुल हसन चौहान साहब ने रिप्रेजेंट करते हुए आईपीपी को ये साफ कहा था कि हम नून लीग के साथ पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी करने जा रही है इस बारे में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अतर, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पंजाब की सियासी सूरत हाल का? और मैं ये पूछ लूं आपसे कि एज एनालिस्ट आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत जो पीडीएम की है उसके कोई तौर तरीके ऐसे हैं कि वो इलेक्शन करा लेगी वक्त पर? देखिए, इलेक्शंस में जाने के लिए ऑब्वियसली आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने आवाम को दिखानी होती हैं। इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जिस किस्म का माहौल है मुल्क के अंदर, पहले तो मैंने उस दिन भी इस चीज की मजम्मत की थी ट्वीट करके जिस दिन चंद साहब के वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया। मतलब आपके अपने जो सियासी इत्तेहादी हैं उनके साथ आपका रवैया किस किस्म का है। तो उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अब पता चल रहा है कि जनाब को $3 अरब भी कम भेजे हैं। हुकूमती वजीर कौमी असेंबली में खड़े होकर उनके लिए शेमलेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो 2 हुकूमती वज़रा ट्विटर पे पेश कर रहे थे कि जो डायस्पोरा है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान को रीबिल्ड करने में कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी हमने सुना और बिल्कुल मुनासिब बात है, उन्होंने ठीक किया। लेकिन जिस किस्म का माहौल है इस वक्त मुल्क के अंदर कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके जी ये लिस्टें बन गई हैं, वो लिस्टें बन गई हैं, अपने मुल्क के अंदर जो आप कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जाएंगे और इनको पॉपुलर वोट मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल के अंदर आप आवाम को अपनी तरफ रागिब करेंगे या आवाम को अपनी तरफ माइल करेंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा जो है इलेक्शन। तो अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है और आपको पता है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है और टैक्सेस की भरमार है और गरीब मर रहा है, मतलब हम मिडिल क्लास लोग भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को नहीं पता है कि बैकग्राउंडर क्या है इसका, या सियासी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या क्या होना चाहिए। ऑल दे नो अबाउट इज कि रोटी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, कपड़ा पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, छत है या नहीं है। हुकूमत क्या इस स्टेटस को मजीद बेहतर करने के लिए आपको लग रहा है कि इलेक्शंस को आगे ले जा सकती है, या ऑप्शन तो मौजूद है? इमरजेंसी तो लग सकती है, मौशी इमरजेंसी कभी भी। देखिए, इस वक्त तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जब तक आप आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हो तो आपके पास महदूद ऑप्शंस होते हैं। जब आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को ना माने और इलेक्शंस ना करवाएं, अब हुकूमत ये भी मौकिफ दे रही है कि अगर असेंबली एक दिन भी पहले टूटी तो हमें 60 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं, हम 90 रोज के अंदर भी इलेक्शन करवा सकते हैं। यही रोना तो 2 सूबों के अंदर 2 सूबों की आवाम भी रोती रही कि असेंबलियां वक्त से पहले टूटी, तो आप करवा लें 90 रोज के अंदर इंतखाबात। क्या वहां पे करवाएंगे? तो ये सामने है ना। देखें, पीपल्स पार्टी वाले काबिल एहतराम है, एक अच्छी जमात है, उसका एक बड़ा वोट बैंक भी है, लेकिन पंजाब के अंदर मुझे 10 सीटें ऐसी बता दें जहां पे पीपल्स पार्टी का 70% भी चांस है। 10, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सीटें ऐसी बता दें, लाहौर से लेके अटक तक जनाब के आपके जीटी रोड के ऊपर 10 ऐसी सीटें हो जहां पे 70% भी चांस हो कि पीपल्स पार्टी इधर से इन सीटों पे जीत जाएगी। नहीं मिलेंगी आपको, फिर आप हुकूमत किस तरह बनाएंगे? और जो नून लीग की हालत है, जो इस वक्त मौशी हालात हैं, उनके जो मौशी पॉलिसीज हैं, उसके नतीजे में क्या आवाम उनको इलेक्ट कर लेंगे? तो देखें, ये अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो मजीद आपको मौशी बहरान भी नजर आएगा
اور سیاسی بحران بھی اسی طرح چلتا رہے گا. تو یہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اب الیکشنز ہوں گے تو ان کے نتیجے میں جو کوئی پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ استحکام لانے کے لیے آپ کو الیکشنز تو چاہیے ہیں جلد یا بدیر. چند صاحب الیکشنز کی طرف تو جانا پڑے گا. محسن نقوی صاحب جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے. کیا ڈسکس کیا انہوں نے؟ کیا تحفظات دور کیے زرداری صاحب کے؟ دیکھیں جی، جہاں تک وہ اس ملاقات کا تعلق ہے، میرے پاس تو خبر نہیں ہے. میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. لیکن جو خدشات جو اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ایشوز ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، جو ہمارے ضلعوں میں جو ہمارے لوگوں کو مشکلات ہیں، جو حکومتی مشینری جو ان کو تنگ کر رہی ہے جو بہت سارے حوالوں سے، تو اس کا زرداری صاحب کو ڈیٹیل پارٹی کی تنظیم نے، ٹکٹ ہولڈرز نے بتایا ہے. اور اب میرے بھائی نے ابھی کہا ہے نا 70%. ایک وقت تھا کہ جب لوکل گورنمنٹ کا مشرف دور میں الیکشن تھا تو اس وقت 63 تحصیل ناظم پیو پارٹی کے جیتے تھے اور 14 ضلع ناظم پیو پارٹی کے جیتے تھے. 2001 کی میں بات کر رہا ہوں. اور نون کے کوئی بھی نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے. ایک خواجہ احسان صاحب تھے، باقی سارے کچھ کام میں چلے گیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم 2-3 تحصیل ناظم رہ گئے تھے. پھر 16 سیٹیں بھی ڈسٹرکٹ ناظم صرف ایک نظر محمد گوندر صاحب اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب رہ گئے تھے، 2 رہ گئے تھے، باقی سارے حکومت جوائن کر گئے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اور پھر 16 سیٹیں صرف پورے پاکستان سے پیو پارٹی نے لی تھی اور اگلی دفعہ پھر حکومت بھی پیو پارٹی نے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. 2002 میں نون لیگ کی کیا پوزیشن تھی، اس کے بعد 2008 میں ان کی کیا پوزیشن تھی، اور اس کے بعد وہ ان کی 13 میں اور پوزیشن تھی. یہ ہوتا رہتا ہے. پی ٹی آئی کی 2002 میں 8 میں 13 میں کیا پوزیشن تھی. یہ نہ آپ کہیں کہ ایک جی ٹی روڈ پہ دیکھیں آپ کو کہ 70% اس وقت تو کئی حلقوں میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں. اب میرے حلقے میں پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو چھوڑا ہی کوئی نہیں. تسلیم قریشی صاحب کے مقابلے میں نادیہ عزیز تھی، وہ چھوڑ گئی ہے. اب جو میلہ صاحب ہیں وہ صرف ایک پورے سرگودا میں ایک ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس، باقی سارے چھوڑ گئے. ہے ہی کوئی نہیں. 2 حلقوں میں کینڈیڈیٹ سے نہیں لیے. تو یہ ایسی پوزیشن نہیں ہے. کئی حلقوں میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بڑے کمزور ہیں. یہ پیرامیٹر آپ نہیں بنا سکتے کہ کس میں 70% چانس ہے، کس میں. دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن کس ماحول میں ہوتا ہے، اور پھر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. تو پیپلز پارٹی نے 40 سال رگڑا کھایا ہے، جو پی ٹی آئی اب چلو 2 سالوں سے 1.5 سال سے کھا رہی ہے. یہ 40 سال پیو پارٹی نے رگڑا کھایا ہے. اگر پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے پنجاب سے کیسے پارٹی توڑی گئی. جی تو اس میں نون لیگ، آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہے سینٹرل پنجاب میں کافی زیادہ ہے. تو اس کو کیسے میٹ کریں گے یا بیٹ کریں گے آپ لوگ؟ جی ہر پارٹی کا ووٹ بینک ہے. نون کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، ٹی ایل پی کا بھی ہے. ہر پارٹی کا، مذہبی جماعتوں کا بھی ووٹ ہے. انڈیپینڈنٹ الیکٹیبل بڑے بڑے مضبوط ہیں. بکھر میں جھنگ میں ہمیشہ آزاد لوگ جیتتے ہیں. 2-3 ضلعوں میں لوگ آزاد جیتتے ہیں. اس دفعہ آزاد بھی بہت سارے لوگ لڑیں گے الیکشن. بہت سارے لوگ نئے پینلز بنیں گے. ابھی الیکشن کا سیناریو آنے دیں. ابھی استحکام پارٹی بنی ہے، ابھی اتحاد بننے ہیں. اتحاد کے بعد آپ پھر دیکھیں گے کہ الیکشن کا ماحول، اور جو پیپلز پارٹی کو پچھلے 40 سالوں سے جو ماحول دیا جاتا تھا الیکشن لڑنے کا، اگر وہ ماحول اس دفعہ نہیں تو آپ دیکھیں گے یقیناً رزلٹ بہتر آئیں گے. آپ کو ساؤتھ پنجاب، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بہاولپور، وہاں تو اس وقت سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ پیو پارٹی کے. گوجرا والا ڈویژن لے لیں، آپ کو منڈی بہودین ضلع میں پیپلز پارٹی اور نون اس وقت مقابلے میں آ گئی ہے. پی ٹی آئی 3رے نمبر پہ چلی گئی ہے. اسی طرح سرگودا میں یہ بہت سارے، اٹک میں آپ دیکھ لیجئے گا میجر طاہر صادق اور سلیم حیدر کا مقابلہ ہوگا. راجہ پرویز اشرف پنڈی ضلع میں ہے. تو یہ کون کہاں سے لوگ ہیں؟ یہ سینٹرل پنجاب ہی ہے نا. ہاں آپ اگر اپنا تجزیہ، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آپ کی رائے کا احترام ہے جو کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، لیکن چند صاحب ظاہر ہے کہ جب ماحول بنتا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے پاس، میں ایک منٹ، ہمارے پاس گردشی کرنے کی لوگ بات کرتے ہیں سرگورا ڈیٹ کی. تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو 540 ارب چھوڑ کے گئے تھے، نون لیگ نے 1100 ارب کیا، پی ٹی آئی نے 4400 ارب چھوڑ کے گئے. اب ان سے پیپلز پارٹی کی حکومت بہتر. فارن ریمیٹنس پیپلز پارٹی 26 بلین پہ چھوڑ گئی، ایکسپورٹ 26 بلین سے زیادہ چھوڑ کے گئی. ان دونوں جماعتوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ تو اس دفعہ لوڈ شیڈنگ میں
नून लीग का करती बेहतर बता सकती है कई मामले में। अब बेड़ के स्पोर्ट प्रोग्राम के मुकाबले में आज तक कोई हुकूमत अपना प्रोग्राम उस जैसा कोई नहीं ला सकी इनकलाबी इकदाम। ठीक है चंद साहब, ये सारी बातें समझने बूझने वाली हैं, काबिल एहतराम भी है, लेकिन चंद साहब सवाल ये कि जब इलेक्शंस आते हैं तो जुगाड़ होते हैं। अभी आपने कहा कि 70% जो लोग पीटीआई के नहीं मौजूद हैं, यू नेवर नो कि इलेक्शन के करीब बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर आपको मौका मिलेगा पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आईपीपी के साथ बातचीत करेंगे या पीटीआई एक अच्छी ऑप्शन है अभी भी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे दरवाजे सब जमातों के लिए खुले हैं और कुछ भी नहीं कहा हो सकता। ये कोई चीज रद्द नहीं हो सकती कि पीटीआई या इस्तेकाम पार्टी या नून लीग किसी के साथ भी हमारा इत्तेहाद हो सकता है। ओपन ऑप्शन है, हम पॉलिटिकल जमात हैं और हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। अगर हम भुट्टो साहब की और ज़हूर लाई फैमिली की हिस्ट्री देख लें तो क्या हिस्ट्री थी, इससे बड़ी कोई शिद्दत थी? हमने उनको भी साथ मिलाया, उनके साथ भी बैठ के हुकूमत की। तो हम उतनी शिद्दत जितनी ज़हूर लाई फैमिली की और पीपल्स पार्टी की थी, उतनी तो पीटीआई में, और पीटीआई में वो लोग जो आज शामिल हैं, इन किसी का बाप किसी का दादा, ये सारे पीपल पार्टी का ब्रीड है, ये पीपल पार्टी का खून है पुराना जो हमारे नौजवान है। ओवरसीज को एक मेरी बात सुन ले, ओवरसीज को बनाया किसने? भुट्टो ने, और ओवरसीज में या पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है और जमात उधर है। ठीक है सर, मिसाल आपने बड़ी अच्छी दी है। मुझे ब्रेक का मुसलसल चंद साहब कहा जा रहा है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन अच्छी मिसाल दी। एक मिसाल ये भी है कि 90s की पूरी सियासत निकाल के देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो इख्तलाफ था, आज वो कहां पर स्टैंड करता है। आपसे कुछ महीनों पहले देख लें और आज का स्टेटस देख लें, थोड़ा सा मुख्तलिफ तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि सियासत में गुंजाइश तो होती है बातचीत की, और वो दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, खास करके जब इलेक्शन आने वाले। एक ब्रेक ले लेते हैं। सिनेरियोज बड़े चेंज होते रहते हैं नाज़रीन। महमूद मौलवी साहब अभी चंद साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग आजाद भी लड़ सकते हैं। जाहिर है कि अभी कबल अज़ वक्त है पार्टी का इल्हाक होना किसी के साथ, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, आईपीपी हो या फिर तहरीक इंसाफ हो। जाहिर है कि पंजाब की सिचुएशन ऐसी है। आपने क्या सोचा है अगर अभी आप पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं? मैं तो चंद साहब से पूछ भी लूंगी कि जाहिर है कि वो तो खैर पंजाब के डायनेमिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कराची के डायनेमिक्स पे आपको ऑफर है तो फिर उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन क्या आप आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे अगर कोई बातचीत कहीं नहीं बनती है तो? देखिए, मैं आपको जैसे मैंने कहा ना कि सिंध के डायनामिक्स बड़े फर्क है, एंड स्पेशली कराची के। कराची में आजाद के इस वक्त कोई चांस नहीं है, तो आई बी वेरी फेयर। मतलब कोई भी अगर कहेगा कि वो आजाद लड़ेगा तो उसके चांसेस नहीं है, क्योंकि शहरों के जो डायनामिक्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज के, मतलब और स्पेशली बगैर किसी पार्टी के आजाद उम्मीदवार आना, और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि इसके चांस कोई नहीं है। यानी हम आपको सूनर और लेटर हम आपको किसी जमात के साथ ही मुंसलिक देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मौलवी साहब मुझे ये बताएं कि आपने मेरे प्रोग्राम में बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो 1-2 दिनों में वापस आ जाएंगे, एंड द वेरी नेक्स्ट डे ही वाज आउट ऑफ जेल। मुझे ये बताएं कि ये खबर आप तक पहुंची कैसे? ये मुलाकात का करिश्मा है या कहीं से मालूमात आ गई आपको कि ये होने वाला है? नहीं, देखिए मेरी मुलाकात भी हुई थी, आपको ही पता है, मेरी जेल में भी मुलाकात हुई थी, और मेरे शाह साहब से मतलब मैं अभी भी इन टच हूँ। मेरी 2 रोज पहले अभी भी मुलाकात हुई थी, और मैं ये देख रहा हूँ, मेरा एक अपना फोर्सी है कि अभी जो कबल वक्त जरूर है ये स्टेटमेंट देना, मगर अगर जो है पार्टी में जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं खान साहब के ऊपर, अगर वो किसी मतलब केसेस में कोई कोर्ट्स ने उनको नाअहल या कुछ ऐसे किया तो शाह साहब विल बी द ओनली पर्सन टू टेक ओवर द पार्टी। इसके अलावा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। नहीं महमूद मौलवी साहब, शाह साहब का बाहर आना कोई डील का नतीजा तो नहीं है, या डील का नतीजा, क्योंकि जाहिर है कि पार्टी को संभालना है, उसके लिए शाह साहब का वहां होना जरूरी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द वे नहीं की है, तो ये बड़ा क्वेश्चनेबल है कि शाह साहब का यूं बाहर आ जाना, बाकियों का पार्टी छोड़ के चले जाना। वो भी बड़े नाम थे, शाह साहब भी ज़ाहिर बड़े नाम तो हैं। हाँ, मगर मैं मुझे तो नहीं लगता कि कोई डील है, मगर क्योंकि देखिए इस वक्त जो है वो काफी कदावर मैं कहूँगा सियासतदान है, काफी अरसा उन्होंने सियासत में गुजारा है, तो 30-40 साल हो गए उनको सियासत में, तो वो बड़े मैच्योर्ड किस्म के सियासतदान है, एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स माशाल्लाह वेरी वेल।
ٹھیک ہے عطر, آپ کو لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب would take over party's charge اور پھر شاید پی ٹی آئی پہ جو ایک سٹیمپ ہے اس کو کسی حد تک ریموو تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن کسی حد تک ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے he would be a good option. دیکھیں obviously جماعت کے وائس چیئرمین ہیں تو جماعت میں اگلا نمبر تو نہیں کہ اگر خان صاحب نہیں ہوں گے تو انہی کے ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ جماعت کو سنبھالیں گے, لیکن کیا پاکستان کی سیاست میں ووٹر اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے جماعتیں جو ہیں وہ شخصیات کی ہیں. بھٹو خاندان ہو جائے یا زرداری خاندان ہو جائے ووٹ ان کا ہے, شریف خاندان ہو جائے ووٹ ان کا ہے. یہاں پہ کوئی برطانیہ کی طرز کی یا یورپ کے اسکینڈینیویا کی طرز کی کوئی سیاسی جماعتیں تو ہے نہیں ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شخصیات پہ مبنی ہے. اس کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے. تو عمران خان از دا پارٹی. عمران خان جو ہیں جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہی پارٹی ہیں. جب تک لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ شخص ہے اور اسی کی پارٹی ہے, اگر کوئی سامنے چہرہ دوسرا بھی آ جاتا ہے تب تک تو معاملات چلائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن پہ کر دیا جائے گا اور اندر سے وہ لوگ لیڈرشپ کوئی آئے گی سامنے اور وہ سنبھال لیں گے جماعت کو اور عوام ان کے ساتھ چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے. کیوں آپ نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی؟ اس لیے بنائی کہ دیگر جو دو جماعتیں ووٹر ان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہی ابھی آپ خیبر پختونخوا میں لیکن عطر استحکام پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ لوگ بھی اپنے ووٹ کے لیے نہیں ہے. وہ جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے تو وہاں پر بھی ایک تصویر چلتی تھی, ایک شخصیت کی پالیسیز تھی, ایک شخصیت کا نام چلتا تھا, ووٹر کے ذہن میں وہ موجود تھا. تو یہاں پر ان کو مشکلات نہیں ہوں گی؟ جی آف کورس ہوں گی, بالکل زیادہ ہوں گی. دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جہانگیر ترین صاحب آگے, ترین صاحب تو اپنا حلقہ نہیں جیت سکتے. اور جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے ساری سیٹوں کے اوپر تمام معزز جماعتوں نے, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے الیکشن لڑا تھا, اور اس کے باوجود ساؤتھ پنجاب میں جو ہے یہ 9 میں سے 6 سیٹیں ہار گئے تھے, اور ترین صاحب کی سپورٹ بھی تھی. تو عوام کو آپ کینڈیڈیٹ اٹھا لیں گے, آپ کینڈیڈیٹ کو غائب کر دیں گے, کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے نظر نہیں آئے گا, لیکن آپ کروڑوں ووٹرز کا کیا کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام ایک سال کی اس طرح کی طرز حکمرانی کے بعد, جس میں پاکستان کی تاریخ میں 1957 کے بعد سے سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح ہے اس وقت جو آپ کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, سیاسی ایکٹیویٹی کی یہ حالت ہے کہ آپ کا جو دارالحکومت ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ شمالی کوریا کا دارالحکومت پیونگ ہے. 1 سال سے سیاسی مخالفین کے لیے دفعہ 144 آپ نے لگائی ہوئی ہے. ہاں اگر آپ کا تعلق پی ڈی ایم سے ہو, جے یو آئی ایف سے ہو, تو آپ سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کے جو مرضی کرتے رہیں. سیاسی مخالفین کو آپ جلسہ تک نہیں کرنے دیتے, ریلی تک نہیں نکالنے دیتے. تو دیا کیا ہے آپ نے 1 سال میں کہ 70% عوام آپ کی طرف آ جائیں گے؟ یہ بڑا کوشچن ہے نا. یہ اسی سوال کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے ساتھ کہ چونکہ پنجاب میں جو پارٹی جیتتی ہے یا اکثریت لیتی ہے اس کے چانسز کافی حد تک وفاق میں بھی بن جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے اور نون لیگ بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. اس کے ساتھ ایک نئی جماعت کا انٹر ہو جانا اٹ سیلف بڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے دونوں پارٹیز کے لیے. تو یہ کہاں پر سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. سن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ متعدد جماعتوں کے میں نام لے لیتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ظاہر آپ کی جماعت ہے, نون لیگ, پی ٹی آئی اور آئی پی پی. پنجاب میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں تینوں جماعت؟ اگر چاروں جماعتوں کو ریٹ کرنا ہے 1 2 3 پر تو کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں؟ دیکھیں جی اس وقت سچی بات ہے آپ اس وقت نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک اچھی بالکل ہی شیک سا ماحول ہوا ہے, اور کئی جگہوں پہ کئی ضلعوں میں پی ٹی آئی پاپولر تھی, کئی جگہوں پہ نون لیگ پاپولر تھی, کچھ حلقوں میں بھی پارٹی ہے, اور لیکن بہت الیکٹیبل جو استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں, بڑے اپنے حلقوں میں طاقتور ہیں. اس وقت آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے. میں آپ کو 1 مہینہ جو الیکشن شروع ہوگا, اتحاد بنیں گے, کس ماحول میں الیکشن ہوتا ہے, پھر ہی آپ کی کوئی تجزیہ نکال سکتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ اس وقت تجزیہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ اتنا مشکل سوال ہے جن صاحب کہ کارکردگی کی بنا پر بھی کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اچھی پوزیشن پہ کھڑے. جن صاحب شاہ محمود قریشی صاحب, کارکردگی دیکھیں کارکردگی کی میں بات سنو نا. کارکردگی مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے. اس میں پچھلی حکومت کا رول میجر ہے, موجودہ حکومت بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کا بھی رول ہے. تو یہ سب کو حصہ تو ملے گا نا, بیڈ گورننس میں بھی سب کو حصہ ملے گا. اور کئیوں نے حکومت 40 سال اس صوبے پہ یا ملک میں کی ہے تو ان کو بھی اپنا حصہ ملے گا. تو
तो ये देखें, ये मेजर करना इलेक्शन का, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन 50% माहौल बनता है जब इलेक्शन शुरू हो जाता है। आपने माहौल तो बना दिया है ना, आपने इलेक्शन कैंपेन तो शुरू कर दी है। नहीं, हमने शुरू किया, लेकिन अभी माहौल नहीं बना। माहौल तब बनता है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा जन साहब, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की ऑप्शन हो आपके पास कि पार्टी में ले आए उनको, वो आना चाहते हो, कोई गुंजाइश है उनके लिए, कोई माहौल साजगार है पीपल्स पार्टी में? देखें बिल्कुल सारे काबिल इज्जत लोग हैं पीपल्स पार्टी के। कुछ ये किसी को भी ऐसा हम तबसरा कभी नहीं किसी शख्सियत के बारे में करेंगे कि फलां को हम नहीं लेंगे। कभी हमारी क़यादत ने ऐसी बात नहीं की, ना हमारी पार्टी में कभी किसी के बारे में ऐसी बात हुई है। हर किसी इज्जतदाराना बात होती है और पीपल्स पार्टी में इज्जत वाली बात की जाती है। ये हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है कि लोगों के ऊपर आवाजें कसना या उनके नाम रखना या उनको गाली देना, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन चंद साहब, एक होता है कि खुद से ट्राई करना, एक होता है सामने से दावत आना। जैसे महमूद मौलवी साहब ने फरमाया कि उनको जो है MQM, कुछ चीजें हैं देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी का अंदर अहम रोल रहा है उनका। वो पंजाब के सदर भी रहे हैं, हमारे वजीर खारजा भी रहे हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेजॉरिटी इस वक्त। अच्छा रहने से याद आया चंद साहब, रहने से याद आया थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो हम लोगों से राब्ते कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में वापस आए और वो आप एक्टिव रोल प्ले करें। तो ये कोई एक आधा नाम ही बता दे चंद साहब, किन के साथ राब्ते में है? देखिए, हमने अभी शमशेर भट्टू साहब तालनावाला से हमने ज्वाइन किया। हम गोजरावाला में हम अपने पार्टी के लोगों से, सियालकोट में हमारी पार्टी के बड़े जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, हमारे MP MNA के बड़े तकड़े कैंडिडेट रहे हैं, उनसे हम राब्तों में। हम फैसलाबाद से हम अपने पार्टी के लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में इस वक्त MNA या MP हैं, उनसे हम अपने राब्तों में। हर जिला में हम अपना राब्ता कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को फारिग किया है पार्टी ने अपने डेजिग्नेशन से, तो आपका कहीं उस तरफ टिल्ट है कि मिफ्ता साहब को ऑफर कराई जाए कराची में? मैं समझ आपके सवाल भी समझ सर, मिफ्ता इस्माइल साहब का कोई चांस है कराची की पॉलिटिक्स में या सिंध की डायनामिक्स में कि उनको वहां पर पीपल्स पार्टी शामिल कर ले? लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब एक ज़हीन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। तो ऐसे लोग तो पार्टियों का सरमाया होते हैं, काबिल इज्जत लोग हैं। पार्टियों को जरूरत होती है ऐसे लोग, टेक्नोक्रेट्स की, पॉलिटिक्स चाहिए। ठीक है चंद साहब, मुझे अदर लास्ट वर्ड चाहिए आपसे। ये फरमा दें कि कहां देख रहे हैं आप सियासत का मुस्तकबिल इन पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट पंजाब एंड वफाक? देखिए, पाकिस्तान की सियासत को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़े बासूल बाकिरदार लोग मौजूद हैं और मैं ये नहीं है कि चंद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, चंद साहब उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इमरान खान को उस वक्त छोड़ा जिस वक्त वो इक्तदार में थे, जिस वक्त कहा जाता था कि इमरान खान 2030-35 तक हुकूमत करेगा। तो इन लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जमहूरी रवायात हैं वो जिधर भी ये हो उसका पास करें, और जो जमहूरी जमातें होती हैं और जो सियासतदान होते हैं उनसे अवाम को खौफ नहीं आना चाहिए। प्यार से लोग वोट देते हैं, खौफ की फजा कायम करके अगर इलेक्शंस में जाना हो तो वो फिर जमहूरी जमातों का किरदार कोई मिसाल ही नहीं होता। अगर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आतर काज़मी आपका, नदीम अफजल चंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सॉरी फॉर द टंग ट्विस्टर, एंड महमूद मौलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बड़ी अच्छी बात की, खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एतमाद होना चाहिए, और एतमाद के नाम को ही वोट देना कहते हैं। अब ये देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में एतमाद अवाम कितना देती है अपने हुक्मरानों को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अल्लाह हाफ़िज़।